उर्वशी कंफर्टेबल बच्चा? यस सर। बेटा तो ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक में वगैरह नहीं है जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ. इट इज स्ट्रिक्टली फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो मैं कुछ बोल रहा था आप लोगों को. क्या बोल रहा था कि पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है. सो आई सेड दैट पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर मींस ऐसा सिस्टम साइंटिफिक नाम देने का जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो अभी ये जो कैरियोफाइलम नाम का प्लांट है इसका साइंटिफिक नाम 1750 से पहले वाली चीज है. बिफोर 1750 ये मेथड होता था. बाद में ये बंद हो गया as it was very difficult to remember the scientific names. देखो ये साइंटिफिक नाम है कैरियोफाइलम Saxalis polys germinaeus. Caryophyllum Saxalis polys germinaeus. Polys gramineus. Umbellatus coriambis. Umbellatus coriambis. Look at this scientific name now. देखो बच्चों कितना लंबा नाम है. So you can see that Caryophyllum Saxalis polys gramineus umbellatus coriambis. ये रहता था polynomial nomenclature, which means a long name that will include all the details. इसका मतलब क्या है? ऐसा प्लांट कैरियोफाइलम नाम का ऐसा प्लांट जो रॉक्स पे ग्रो करता है जिसके ग्रास के जैसे लीव्स है एंड इट हैज गॉट दिस कोरियम टाइप का फ्लावरिंग अरेंजमेंट. बट ऑब्वियसली अभी हम लोगों को भी ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लर्न करने में तो और मतलब दिक्कतें होती होंगी. एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड डिड नॉट वर्क आफ्टर 1750. इसलिए 1750 के बाद में ये मेथड बंद हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? सब लोग समझ में आ रहा है? किसने ज्वाइन नहीं किया? वन स्टूडेंट इज रिमेनिंग नाउ. मोहम्मद ने ज्वाइन नहीं किया. जैनब, आशना पूछो जरा मोहम्मद को उसने क्यों ज्वाइन नहीं किया है. आशना, ask him why he has not joined. और कौन नहीं आया ऑफिस? मन्यू से. यश ने भी ज्वाइन नहीं किया आज. मन्यू, डू यू हैव हिज नंबर? यश का नंबर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. So this is clear everyone. Polynomial nomenclature. बताओ मुझे. Any doubt anybody about this? Say, are you okay, comfortable with this? You can show your thumb reaction. ठीक है उर्वशी, आगे बढ़े. अभी हम लोग ये वाला लिखेंगे. बोले कैरियोफाइलम सैक्सालिस polys gramineus umbellatus coriambis. This was the scientific name. तो अब ये डिफिकल्ट था इसलिए अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में. क्या होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? बोलो बच्चों. Who will tell me what is trinomial nomenclature? 3 words का scientific name. Yes, very good. So method of giving scientific name to the plants that consists of 3 words. बराबर है ना? 3 words वाला. Can you tell me any example जिसमें 3 words होते हैं साइंटिफिक नाम में? पता है आपको कौन सा वाला साइंटिफिक नाम जिसमें 3 words होते हैं? और उन 3 words में एक होगा जीनस, एक होगा स्पीसीज और लास्ट वाला होता है सब स्पीसीज. याद रखो उन 3 वर्ड्स में जो पहला वर्ड होगा वो होगा जीनस, फिर दूसरा होगा स्पीसीज और आखिरी होता है सब स्पीसीज. एग्जांपल बताओ. किसी को याद है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कोई भी एग्जांपल जिसमें 3 वर्ड्स होते हैं? एनीबॉडी? आपको पता है?
आप खुद इसी कैटेगरी में आते हो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ मुझे, मोहम्मद, क्या है साइंटिफिक नेम ह्यूमन बीइंग्स का, बताओ बच्चा। करेक्ट, पर उसमें 2 बार सेपियन सेपियन होता है, पता है क्या? ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नाम में होमो सेपियन सेपियन है ना, तो ये देखो होमो सेपियन सेपियन, ये है अपना साइंटिफिक नेम। ओके, तो इसमें ये रहा जीनस, ये रहा स्पीसीज, ये रहा सब स्पीसीज। तो यू कैन रिमेम्बर दिस बच्चों, कैन यू, याद रहेगा ये वाला? हाँ, यू गूगल करो गोरिल्ला का साइंटिफिक नाम क्या है, यू विल सी दैट गोरिल्ला का साइंटिफिक नाम है दिस, गोरिल्ला, 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 दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला। मतलब इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, and therefore it is called as a trinomial nomenclature. I hope you all are comfortable with this. पर ये मेथड भी ज्यादा नहीं होता है यूज, रेयरली और एक्सट्रीम केसेस में ये यूज होता है। और जो सबसे कॉमन मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Binomial nomenclature. करेक्ट, वेरी गुड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, और वो 2 वर्ड्स में से पहले वर्ड को हम लोग जीनस बोलते हैं, दूसरे वर्ड को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ साइंटिफिक नेम्स है। कौन दिया था ये मेथड, इंट्रोड्यूस किया था, किसी को याद है? बोलो, इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन इंट्रोड्यूस किया? उर्वशी, do you know this? Who introduced this? Yes, very good, Upamanyu. Yes. Carolus Linnaeus. The method of binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. ठीक है? और ये जो हम लोग नाम देख रहे हैं इसमें, they are always Latin names. The names which are used here, they are always Latin. क्यों Latin नाम होता है उसका भी रीजन है। Why only Latin names? The reason is Latin is a dead language now. अभी ये यूज में नहीं है, तो इसमें कोई भी फेरफार या चेंजेस, बदलाव नहीं हो सकता। So remember the reason why scientific names are always in the Latin, because it is a dead language. All right, it's a dead language which is not modified now. No changes are possible in this language now. इसीलिए ये साइंटिफिक नाम हम लोग हमेशा लैटिन में लिखते हैं। अब बाकी रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से वाले रूल्स? उसमें कुछ एडिशनल मैं बताता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें 2 साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होंगे, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। फिर और क्या पढ़ा हमने? In which country Latin language is used? ये एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट ऑफ अ कंट्री है, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द साइंटिफिक वर्ल्ड। साइंस में ये जो हम लोग साइंटिफिक वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, नॉट बाय एनी पर्टिकुलर कंट्री एज सच। ठीक है उपन्यु, अब आगे बढ़ो। इसके रूल्स आप लोगों ने जो पढ़े थे वो वापस से एक बार फटाफट सुन लो। पहला रूल था, उसमें 2 एपिथेट्स होते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस हमेशा पहले होता है, स्पीसीज हमेशा दूसरा होता है। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। फिर जीनस और स्पीसीज जब हम लोग टाइप करते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में टाइप करते हैं, जब हाथ से लिखते हैं तो उसको अलग अलग से अंडरलाइन करते हैं। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। फिर जीनस इज ऑलवेज ए नाउन फॉर्म, ये भी मैंने बोला था, याद करो। Genus is always a noun form. Species is an adjective form. ये याद रखो, noun form, adjective form. उसके बाद में what else you remember? कभी-कभी ये साइंटिफिक नाम के साथ में जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनका नाम भी लिखते हैं, जैसे भी ये मैंजीफेरा इंडिका एल,
L बोले तो Linnaeus, Frangifera indica. L is for name of the scientist who invented or who discovered, who named it. So Linnaeus ने discover किया था इसलिए L लिखा जाता है. अब ये अलग रूल है, इसको कुछ बोलते हैं, याद रखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बोल रहा हूं मैं. इट इज कॉल्ड एज ए बाइनोमियल एपिथेट. अगर ऑथर के नाम के साथ में रहेगा तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट. तो यू कॉपी डाउन दिस. कब बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल एपिथेट? अगर साइंटिस्ट का नाम रहेगा साइंटिफिक नाम के साथ में तो we will call it as a binomial epithet. फिर how many alphabets बोला था मैंने? It should be जो number of alphabets होना चाहिए दोनों मिलके genus और species maximum 12 और minimum 3. It should not be more than 12, should not be less than 3. ये भी एक और रूल होता है binomial nomenclature का, आप लोगों ने ये सुना है, बराबर है. चलो कुछ और भी बताता हूं मैं नया रूल इसमें. और वो रूल क्या रहेगा कि इफ देयर इज लार्ज साइंटिफिक नेम, आप लोग लिख रहे हो ना, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर यू कॉपिंग डाउन दिस चिल्ड्रन? बोलो, लिख रहे हैं ना आप लोग? यस. अगर स्पीसीज नाम में दो नाम है, इफ देयर आर टू नेम्स इन द स्पीसीज नेम, कोई भी स्पीसीज के नाम में दो वर्ड्स रहेंगे, इफ स्पीसीज नेम हैज टू वर्ड्स, तो दो वर्ड्स के बीच में हाइफन लगता है. क्या बोला मैंने? इफ अ स्पीसीज नेम कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, देन बिटवीन दोस टू वर्ड्स देयर विल बी अ हाइफन. फॉर एग्जांपल, आपको मालूम होगा hyphen is used between those two words. For example, ये hibiscus, मालूम है आप लोगों को ये hibiscus? साइंटिफिक नाम बताओ मुझे hibiscus का पूरा. कौन बताएगा? उर्वशी, do you know scientific name of hibiscus? No, sir. बोलो, मालूम है? No. Hibiscus No, sir, I do not know it. sinensis. ये देखो, Hibiscus rosa sinensis. Can you see here? This is the species name. ये रहा generic name, ये रहा species name. तो इस species name में दो वर्ड्स है, इसलिए इन दो वर्ड्स के बीच में हमने हाइफन लगा दिया. तो ये एक और रूल होता है साइंटिफिक नाम लिखने का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में. याद रखोगे आप लोग ये? बोलो बच्चों, याद रहेगा? Yes, sir. बेटर. तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का एक नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह आप लोगों ने कहीं पे नहीं सुना था ना. फिर ये भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बाइनोमियल एपिथेट. ये भी आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन है. ठीक है. अब एक और रूल या एक और चीज मैं बता रहा हूँ, वो भी आप लोगों ने नहीं सुना है. Have you heard something called as a टॉटोनीम्स? सुना ये वर्ड आप लोगों ने, टॉटोनीम्स? बोलो बच्चों, हाँ कि ना? Say yes or no. No, sir. Good. That's honest answer. उपमन्यु ने भी नहीं सुना है. टॉटोनिम्स मतलब क्या कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़े थे, लाइक ICZN है ना, ICBN. याद है उसका नाम क्या था, फुल फॉर्म क्या था? कोड्स थे कुछ, कोड्स. दैट इज what was that? International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Zoological Nomenclature. याद आया? आशना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो इसमें अगर टॉटोनिम्स का मतलब होता है व्हेन जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम इज सेम.
इसका नाम जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम इज सेम, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटोनिम्स। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को भी, इसमें आप लोगों ने भी सुना हुआ है। You also can tell example from your side. किसी को पता है क्या कोई साइंटिफिक नाम जिसमें जीनस भी वही है और स्पीसीज भी वही है? बोलो। Yes children, नहीं याद आ रहे कुछ? ये देखो, रैटस। Do you know what is this? इसका साइंटिफिक नाम है ये रैट का। रैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द रैट। तो इसमें देखो जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम सेम ही है कि नहीं? इसलिए इसको बोलने का टोटोनिम्स। एम आई क्लियर? और भी कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये देखो, कटला। हैव यू हर्ड द नेम कटला? ये फिश है, कटला फिश। तो ये जो टोटोनिम्स हैं ये जूलॉजी में एक्सेप्टेबल है, मतलब ICZN ने एक्सेप्ट किया है, पर ICBN ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? Did you hear me? Come on, tell me. अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. Zainab, you understood? Yes, sir. समझा ना? टोटोनिम्स का मतलब होता है अगर जीनस का और स्पीसीज का नाम सेम है तो उसको बोलेंगे हम लोग टोटोनिम्स, और ये ICBN को एक्सेप्टेबल है, ICZN को एक्सेप्टेबल है, ICBN को नहीं है। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है? और ICBN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो बॉटनी में हम लोग ऐसे साइंटिफिक नाम नहीं देखेंगे जिसमें दोनों वर्ड्स रिपीट होते हैं, और जूलॉजी में देखेंगे। ये हो गया टोटोनिम्स का मतलब। ऐसे ही बोलते हैं अभी फोनोनिम्स। सर इसमें गोरिल्ला आएगा क्या? हाँ, पर वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एग्जांपल हो गया ना, चल सकता है, वो किया जाएगा। फोनोनिम्स और होमोनिम्स। ये क्या होता है? होमोनिम्स का मतलब होगा single name is given to two different organisms. Single name is given to two different organisms. एक ही साइंटिफिक नाम या एक ही नाम two different organisms को दिया जाएगा, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये नहीं चलता है। It is not applicable. For example, आलमंड और प्लम को एक ही नाम है, प्रूनस डल्सी। आप गूगल करो और देखो ये प्रूनस डल्सी में क्या इमेज दिखा रहा है। ये आलमंड और आमंड को और प्लम को, दोनों को यही नाम दिया गया है, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको बोलते हैं होमोनिम्स, which is rejected now or separated, removed from this binomial nomenclature. I hope you all are confident with this. जितना पढ़ाया सब लोगों को समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. Good. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग with the next part of this chapter, जो कि again important part है इस chapter का, जो है taxonomic hierarchy। ठीक है बच्चों? What we are going to learn now. ये सब इरेज करो, लिख लिया आप लोगों ने? बोलो। ये भी आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन। जहाँ मैं एस्ट्रिक बना रहा हूँ, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। टोटोनिम्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक? Shall we proceed now, everyone? Yes, sir. Okay. So मैं erase कर रहा हूँ। I hope you have copied down this, noted down this.
लोगों को याद रहेगा कि ये वाला पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला लंबा नेम याद हो गया किसी को? कैन एनीवन टेल मी दैट? एकदम इजी है ना, वेरी वेरी सिंपल, कैरियोफाइलम वाला। क्या बोल रहे हो बच्चा लोग? हाँ अशना, एकदम सिंपल है ना। बहुत सारे साइंटिफिक नाम है जो आप लोगों को लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल है 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, उसमें 5-6 साइंटिफिक नाम दिए हैं, वो सब आपको लर्न करने हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम है जो भी आप लोगों को बाय हार्ट हो चुका है। क्या है वो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम? बोलो मुझे 5-6 नाम, कोशिश करो, स्टार्ट क्विकली। एक स्टूडेंट एक नाम बताएगा, तो पहले ह्यूमन बीइंग्स का बताओ, एनीबॉडी? हरी अप मोहम्मद बताओ बच्चा। या यू आर राइट ऊपर। मोहम्मद बोलो बच्चा, कम ऑन स्पीक। हाँ सर। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सैपियन। सेपियन सेपियन, 2 बार। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो, होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। वैसे ही ओनियन है, व्हीट है, ब्रिंजल है, रोज है, लायन है, डॉग है, पिजन है। आप देखोगे तो पता चलेगा उसमें, ठीक है। पिजन का नाम होता है कोलंबिया लिविया। ये सब नाम दे दूं क्या मैं? चाहिए आप लोगों को? यू वांट इट? 5-6 नाम कम से कम। हेलो बोलो बच्चों, अरे बोलो हाँ कि ना। नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग हाँ सर। चलो फिर ले लो, मेक अ लिस्ट क्विकली। होमो सेपियंस का पता है आप लोग अपने को, ह्यूमन बीइंग्स का वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑनियन। ऑनियन का साइंटिफिक नाम है एलियम सेपा। क्या नाम है? एलियम सेपा। Then after onion you have got another example there, wheat. आपको मालूम है? Do you know the scientific name of wheat? Triticum aestivum. Triticum aestivum. फिर after wheat, the next one you can have there in the list. कौन है वो? ब्रिंजल, Solanum melangena. ब्रिंजल, सोलैनम, स्पीसीज का नाम मेलोंजेना। और ये बायट कर लो, सोलैनम। हाँ, वैसे पोटैटो का भी यही है, पोटैटो का भाई है ब्रिंजल, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, ठीक है। आफ्टर ब्रिंजल यू हैव गॉट लायन, डॉग। लायन क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। डॉग का साइंटिफिक नाम है क्या? साइंटिफिक नाम है डॉग का कैनिस फैमिलियारिस। कैनिस फैमिलियारिस, दिस इज डॉग। कैट का साइंटिफिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिकस। ये नहीं है आपके बुक में, बट यू कैन रिमेम्बर दैट आल्सो। पिजन, कोलंबिया लिविस, लिविया, कोलंबिया लिविया, ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? ओके, कंफर्टेबल एवरीवन? तो जितना पॉसिबल है उतना याद रखना है। Who left the meeting अभी? आशना left the meeting। ये समझ में आया क्या? एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट? इसमें कई सारे और नाम भी आप लोग स्कूल में पढ़े हो, वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे साइंटिफिक नेम्स ऑफ दोज हनी बीज। याद करो, हनी बीज में एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? काऊ का और बफेलो का साइंटिफिक नेम है ना?
क्या था वो काऊ और बफेलो का साइंटिफिक नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? जैनब सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री, बोस ब्यूबेलिस, बोस इंडिकस, कई सारे और ऐसे नाम हैं। कोई बात नहीं, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये इरेज करूं मैं अभी? शैल आई इरेज दिस? बोलो बच्चों। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, whenever we use the word hierarchy means what? होता क्या है टैक्सोनॉमिक हायरार्की? सिर्फ हायरार्की बोलेंगे तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे आपके स्कूल में सबसे हायर पोस्ट पे कौन रहेगा? देयर विल बी ट्रस्टी। अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो सबसे बड़ी पोस्ट किसकी रहेगी? वो ट्रस्टी की, जिनके नाम से वो कॉलेज चल रहा है कि नहीं? या डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, गुड वन अपॉन यू। तो हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, पोजीशंस होता है ऑर्गेनिजम्स का। जैसे मैंने अभी बोला, आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में सबसे हायर पोस्ट होगा वो ट्रस्टी का, फिर उनसे थोड़ा निचला पोस्ट होगा प्रिंसिपल का, फिर वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद में देयर विल बी एचओडी या कोऑर्डिनेटर, फिर आएंगे टीचर्स, टीचर्स के बाद में वो क्लेरिकल स्टाफ होगा, है ना? क्लेरिकल स्टाफ के सबसे बाद में रहेंगे प्यून्स, है ना, जो ऑफिस बॉय वगैरह रहेगा। तो ये एक हायरार्की होता है, एक सीक्वेंस होता है, हर एक का एक पोस्ट होता है, एक पोजीशन होता है। उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हायरार्की। यहाँ पे हम लोग अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये होता क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क बाय व्हिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर अरेंज्ड in definite order. So you can remember that. Arrangement of organisms in definite order. In definite order. This will be called as a hierarchy, taxonomic hierarchy. Arrangement of organisms in definite order. ठीक है? That is from higher to lower. इसमें भी एक कंडीशन है, from higher to lower. तो अभी higher to lower का मतलब क्या होता है? That is जैसे आपने वो वाले कैटेगरीज के नाम सुने होंगे. You all remember that kingdom, subkingdom, phylum, order, class, family, genus, species, ये सब नाम सुने हो ना आप लोग? बोलो बच्चों. हाँ सर. तो अर्लियर जो पहला वाला जो अरेंजमेंट दिया था, इट वाज गिवन बाय लिनायस, कैरोलस लिनायस. तो इन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसको बोलते हैं लीनाइन हायरार्की. उसको बोलते हैं लीनाइन हायरार्की. और इस लीनाइन हायरार्की में सिर्फ क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी इतना ही था. क्लास, उसके बाद में ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी. बी से होता है वैरायटी. तो ये एंशिएंट क्लासिफिकेशन था, ये एंशिएंट हायरार्की थी. अब ये वैरायटी हम लोग यूज नहीं करते, ये याद रखो आप लोग. अभी इसको रिमूव किया गया है. 1 2 3 4 5 इसमें 5 ही कैटेगरीज थे, इनको हम लोग कैटेगरीज बोलते हैं. अभी ये वैरायटी एलिमिनेट किया गया है. दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन. नाउ वी डू नॉट यूज दिस वर्ड वैरायटी. तो जो लिनाइन हायरार्की है अब ये मॉडिफाई हो चुका है, ये चेंज हो चुका है और अब इसमें 7 कैटेगरीज आ चुके हैं. सो इट हैज गॉट नाउ 7 obligatory categories. 7 obligatory categories. कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम लोग लिखते हैं, जैसे व्हेन यू से किंगडम एनिमलिया या किंगडम प्लांटे, उसमें जो वर्ड किंगडम है
लेफ्ट साइड वाला वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी। समझ में आ रहा है ना? whenever you use word kingdom animalia में किंगडम वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी, इसको बोलते हैं कैटेगरी। ठीक है, और ये जो एनिमलिया वर्ड है इसको बोलते हैं टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इज रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और जो कैटेगरी है उसको पोस्ट दी गई है, दैट इज द पोस्ट लेवल पोजीशन गिवन टू दिस ग्रुप। तो ऐसे ही यू कैन हैव ऐसे 7 टोटल कैटेगरीज है जो हमारे क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। उसमें 7 कैटेगरीज को हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। सबसे ऊपर कौन? किंगडम, सबसे ऊपर, या इसको हाईएस्ट कैटेगरी बोलते हैं किंगडम। फिर फाइलम फॉर एनिमल्स and division for plants. Remember this. Phylum is for animals, division is for plants. ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी आपको। सबसे ऊपर वाला कैटेगरी है किंगडम, उसके बाद में आएगा फाइलम, ये 2 हो गया। नंबर 3 नाउ क्लास। ये सब ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज है। ऑब्लिगेटरी मतलब ये होना ही चाहिए क्लासिफिकेशन। क्लास, आफ्टर क्लास यू हैव गॉट ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आता है फैमिली। फैमिली इज फॉलोड बाय जीनस, और सबसे एंड में कौन रहेगा? स्पीसीज। इतना समझ में आया बच्चों? डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, sir. तो ये टोटल कितने कैटेगरीज हो गए? 1 3 4 5 6 and 7. ऑफ करो बच्चा, ऑफ करो। There is a disturbance from your side. ठीक है, इनको हम लोग कैटेगरीज बोलते हैं, राइट? है ना बच्चों? तो ऐसे टोटल 7 कैटेगरीज हैं जो कंपलसरी होनी चाहिए, और इनको याद रखने के लिए शायद से आप लोगों ने कुछ निमोनिक या क्लू यूज किया होगा स्कूल में। किसी के पास कोई निमोनिक है क्या? याद है? उपन्यू पढ़े हो कोई ट्रिक इसको याद रखने के लिए? इसे ऑर्डर में हमेशा बोलो जल्दी जल्दी। तो लिनायस ने सिर्फ क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी इतना ही बोला था, बट हमारे पास अभी 7 कैटेगरीज हैं। ये डिफरेंस याद रखो। हाउ डू यू रिमेंबर दिस माय निमोनिक? याद रखो इधर, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। लुक एट दिस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल सेंटेंस। याद रखने के लिए ऑर्डर में क्या लिखा है? पढ़ रहे हो ना? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। पहला अल्फाबेट देखो हर एक का। So first alphabet is the name of that category. बराबर ना? Variety is actually a kind of a species only. वही मतलब ये इसी लिस्ट में आता है वो उपमन्यु। आफ्टर स्पीसीज, और स्पीसीज को ही वो वैरायटी नाम दिया गया है। सब स्पीसीज भी बोल सकते हैं, वैरायटी मतलब सब स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं, सुनो। ये वाला समझ में आया बच्चों? कीप पॉट्स क्लीन मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इज दैट क्लियर? या एक और भी निमोनिक आपने सुना होगा। कौन सा वाला निमोनिक? सौरव गांगुली's फैमिली ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन। नहीं बताता हूं मैं, रुको, वेट, होल्ड ऑन। इसको याद रखने के लिए देखो, सौरव गांगुली's फैमिली ऑर्डर्ड चावल, दाल, कबाब। ठीक है, तो चावल, दाल, कबाब, तो इसमें डी रहेगा, दैट विल बी डिवीजन। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस।
Yes, children. Yes, उर्वशी sir. ने निमोनिक. Yes, उर्वशी नहीं सुना था कि ये निमोनिक. Yes, sir. ओके, अभी याद रखो. Keep pots clean और फैमिली गेट्स सिक. ठीक है. अब इसमें जो एडिशनल कैटेगरीज भी ऐड हो सकते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी. There is something called as a intermediate categories. Obligatory का मतलब है मस्ट, ये कैटेगरीज होनी ही चाहिए. पर कभी कभी कुछ क्लासिफिकेशन में आप ऐसा भी सुनोगे, जैसे किंगडम के बाद में आएगा सब किंगडम, क्लास के बाद में आ सकता है सब क्लास, या क्लास के पहले आ सकता है सुपर क्लास. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन व्हाट आई एम सेइंग? बोलो, समझ में आ रहा है? There may be some more categories जिनको बोलते हैं intermediate categories. अब ये intermediate categories क्या होते हैं? That is to make that position of an organism precise. To make that position of organism precise, perfect. We use some more categories. और उसका एग्जाम्पल अभी देखो. एग्जाम्पल में क्या आएगा? देयर कैन बी किंगडम के बाद में क्या होगा? देयर में भी सब किंगडम हो सकता है ना. देयर में भी सब किंगडम, देयर में भी सब फैमिली, सुपर फाइलम. यू गेटिंग मी दिस? बोलो बच्चों, सुपर फाइलम, सब फैमिली. समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? सुपर फाइलम वर्ड, सब फैमिली वर्ड, मतलब ये सब जो होता है वो बीच में आएगा. सब किंगडम का आएगा किंगडम के बाद में. सुपर फाइलम का आएगा फाइलम के ऊपर, मतलब इधर ही आएगा सुपर फाइलम. सब फैमिली कहाँ आएगा? आफ्टर फैमिली. यू गेटिंग दिस किड्स? बोलो हाँ. तो Yes, ऐसे sir. ही हाँ, there is something which is called as tribe. अब ये वाला भी वर्ड याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्राइब. ट्राइब भी एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है which is used between subfamily and genus. Between subfamily एंड जीनस, इन दोनों के बीच में ट्राइब यूज किया जाता है. ये आपका नीट वाला क्वेश्चन हो सकता है. सो मेक एन एस्टेरिस्क, लिख के रखो इसको. कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन. इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, समझा के इतना? ट्राइब भी एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है. तो ये कैटेगरीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जिसमें लोएस्ट कैटेगरी हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज. ये है लोवेस्ट कैटेगरी. और हाईएस्ट कैटेगरी ऑलरेडी मैंने बोला है आपको, फाइलम होता है. दिस इज हाईएस्ट कैटेगरी. याद रहेगा नहीं? लोवेस्ट कैटेगरी इज ऑलवेज स्पीसीज, हाईएस्ट कैटेगरी इज ऑलवेज किंगडम. और जैसे हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएं. As we go from species towards this kingdom,